नाउ वी आर स्टार्टिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अपने यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। अब अपना बाकी है सर यूनिट 3। क्या बाकी है सर? यूनिट 3 से क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, यूनिट 3 से तो ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन? केस स्टडी बनेगा यूनिट 1 और यूनिट 2 से, लेकिन यूनिट 3 से ज्यादातर चांस है कैसा क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन। क्या प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन कराने का, क्या होगा अगर रजिस्ट्रेशन फर्म नहीं कराया तो, ठीक है। कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है फर्म का, कैसे कैसे डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर यूनिट 3 से, ठीक है। अगर आप यूनिट 3 पूरा अच्छा से रट लो ना, तो केस स्टडी भी आए तो भी कर सकता है। क्या बोला मैंने? क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 में इंडेप्थ पढ़ना पड़ता है, बट यूनिट 3 में तुम अगर अच्छा से पढ़ लिया ना, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं। क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या करें भैया कि हम लोग को अपना फर्म खोलना है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करें? अब एग्जाम में आ जाएगा, 3 जन है, वो लोग एक फर्म खोलना चाहता है, तो बताओ वो लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लोग डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली पूछा, मगर तुमको लर्न तो यही करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरा बात? तो लोग क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। सर सबसे पहला बात, रजिस्ट्रेशन के लिए अगर एप्लीकेशन करना है तो सेक्शन किस में लिखा हुआ है सर? 58 में। किस में लिखा हुआ है सर? 58। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म मे बी अफेक्टेड। बस आपको पहले एक पोस्ट भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? किसको भेजना पड़ेगा? कौन सा रजिस्ट्रार को? तुम अगर मुंबई में रहते हो तो कश्मीर का रजिस्ट्रार को भेजेगा, उसी का स्टेट को ना भेजेगा, महाराष्ट्र वाले को ना। इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड। मैं कलकत्ता में रहता हूं, मेरे को बिजनेस खोलना है मान लो आसाम में, तो कौन से रजिस्ट्रार को भेजूंगा बोलो? आसाम की। यहाँ पे या तो सिचुएटेड लिखा है या प्रपोज टू बी सिचुएटेड लिखा है। क्या लगता है रजिस्ट्रार तुम्हारा काम फ्री में कर देगा? तुम्हारा साला तुम्हारा जमाई थोड़ी है वो। फीस लेगा तुमसे। क्या लेगा सर? और फीस में तुमसे जो प्रेस्क्राइब फीस है वो लेगा, लेकिन तुमको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लिखना पड़ेगा वो बताओ। टोटल 6 चीजें तुमको लिखनी पड़ेंगी। कितनी चीजें? सबसे पहले सर फर्म का नाम। क्या बोला? उसके बाद कहां पे बिजनेस करना है, उसके बाद कोई और दूसरा प्लेस है जहां पे तुमको बिजनेस करने की इच्छा है तो, पार्टनर्स कब ज्वाइन किए फर्म को, पार्टनर्स का पूरा नाम, पार्टनर्स का पूरा एड्रेस और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। आकाश इसमें क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखने का बात आया? शुभम इसमें क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन का बात आया? इशिता, तस्मिया, रिया इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स नहीं। वो सब तो पार्टनरशिप डीड का बात होता है। रजिस्ट्रार को उससे क्या मतलब है? रजिस्ट्रार को क्या मतलब है मैं 90% लू, रिया 10% ले, कोई मतलब नहीं उसको। वो सब किसके कंटेंट्स है? पार्टनरशिप डीड के। किसके कंटेंट्स है? आपने यूनिट 1 यूनिट 2 देखा तस्मिया? यूनिट 1 तो 2 का वीडियो तो अपलोड हो गया था, वो पूरा देख लिया? क्यों आधा घंटा का बाकी रह गया? नहीं बाकी रहना चाहिए ना, पूरा देखोगे। क्या देखोगे? पूरा। पूरा देखने के बाद सबको बोलता हूँ, मेरे को पता कैसे चलेगा? एटलीस्ट तुमको क्या करना पड़ेगा? उस पर कमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना। सर हमने वीडियो देख लिया। ऐसी वीडियोस बनाते रहिए सर, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट तो करेगा ना कम से कम। ये सुन, जब अंदर वाला कमेंट नहीं करेगा तो बाहर वाला क्या करेगा? आप लोग भी सुन रहे हो जो यूट्यूब पे देखने वाले इस वीडियो को, प्लीज कमेंट क्या करो, ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? मोटिवेशन। चलो, तो सर रजिस्ट्रेशन जब करा रहे हैं तो टोटल 6 पॉइंट। कितना पॉइंट? 6 पॉइंट। देखो मेरे को तो पॉइंट याद हो गया। सबसे पहले फर्म का नाम, बिजनेस कहाँ करना चाहता है, कोई और दूसरा प्लेस जहां बिजनेस करना चाहता है, जिस दिन पार्टनर ने बिजनेस ज्वाइन किया वो डेट लिखना पड़ेगा, उसके बाद पार्टनर का घर का नाम, पार्टनर का एड्रेस लिखना पड़ेगा और ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा। मैंने तो तुम लोग को देखा, स्क्रीन देखा नहीं देखा, तुम लोग को भी एक ही बार पढ़ने में याद हो जाना चाहिए। समझा मेरा बात? इतना कैपेसिटी बढ़ाओ अपना। उसके बाद सर स्टेटमेंट जो है वो या तो पार्टनर साइन करेंगे या पार्टनर के बिहाफ में अगर कोई एजेंट है वो साइन करेगा। यहाँ पे दूसरे एजेंट का बात हो रहा है। मैंने तो बताया था हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। या तो पार्टनर या पार्टनर का कोई एजेंट है वो साइन कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन का पहला पार्ट कर सकते हो। क्या पार्ट कर सकते हो? पहला पार्ट। अब सुनो ध्यान से क्या लिखा सर, each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed। अगर कोई वेरिफिकेशन के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया गया कि आपको साइन के अलावा साइन करना पड़ेगा, आपको ये स्टैम्प करना पड़ेगा, जो भी बोला गया, तो वेरीफाई भी करना पड़ेगा। साइन के साथ साथ क्या करना पड़ेगा सर? वेरीफाई भी करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है सर तुमको, हो सकता है तुम्हारा कोई प्रूफ मांग ले, ये कर ले, वो कर ले, जैसा रजिस्ट्रार बोलेगा आपको उस हिसाब से वेरीफाई करना
तो साइनिंग प्लस वेरिफिकेशन, क्या बोला, साइनिंग प्लस वेरिफिकेशन, ये साइनिंग हो गया बेटा और ये क्या हो गया। अच्छा, उसके अलावा जब आप फर्म नेम खोलोगे ना बेटा, कोई ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जिसमें ये सब लिखा हुआ है, किंग, एम्परर, प्रिंस, क्वीन, ये सब नाम नहीं चलेगा सर। ये सब नाम कब चलता था, जब बेटा कोई इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना, उस ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, रॉयल ब्रिटिश टर्क पॉइंट का एक केस था, तुम लोग को बोला था मैंने वो करना घर पे, मेरे को नहीं पता तुम लोग किया कि नहीं किया। केस कंपनी एक्ट में 2 केस स्टडी बोला था तुम लोग को, यस और नो। एक एशबरी रेल किया था, एशबरी रेलवे कैरेज वाला बोला था, और एक ये बोला था, यस और नो, रेलवे तुम्हारा रॉयल ब्रिटिश ट्रंक पॉइंट वाला। तो ये सब केस करना पड़ेगा तुम लोग को वहां पे, जो मैंने बोला है, ठीक है। चलो, नहीं आया, मैं इसलिए बोला था कि नहीं आया तो मेरे से पूछ सकता है तुम लोग, ठीक है, आया था समझ में, ठीक है। तो फर्म के नेम में ये सब नहीं होना चाहिए, वरना ये सब नेम होने से क्या लगेगा पता है, कि शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यस और नो, समझा मेरा बात। या फिर हो सकता है तुम्हारा गवर्नमेंट का कंट्रोल, बोल रहा हूँ सॉरी, ये सब नाम होने से लगेगा फर्म कोई किंग विंग का तो नहीं है, कोई क्वीन विंग का नहीं है। हाँ, तुम रख सकता है ये सब नाम, मगर परमिशन ले लो, किसका ले लो सर, स्टेट गवर्नमेंट का ले लो, किसका ले लो सर, स्टेट गवर्नमेंट का ले लो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझा मेरा बात। अब तुम खुद समझो, शाहरुख खान अगर यहाँ से बिलोंग करता है, कोलकाता से, शाहरुख खान को अपने बादशाह बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो वो जनरली अगर चाहे तो खोल सकता है कि बादशाह एंड कंपनी, वो लोग 3-4 जन खोल सकता है, और शाहरुख खान को अप्रूवल भी मिल जाएगा, तो उसके लिए वैलिड हो सकता है ये। बट हमको अगर खोलना है सर, तो पहले क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या लिखा हुआ है सर, फर्म शैल नॉट कंटेन द नेम, ये सब नाम नहीं होना, हो सकता है अगर तुम परमिशन ले लो। किससे परमिशन ले लो सर, स्टेट गवर्नमेंट से ले लो। किससे ले लो सर, सेंट्रल नहीं, स्टेट से। किससे परमिशन ले लो सर, स्टेट से। समझा मेरा बात। तो ये दूसरा और तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें अभी तक टोटल 3 पॉइंट कवर हो गया। कितना पॉइंट हो गया, 3। पहला बोला रजिस्ट्रार को फीस देके वो 6 डिटेल प्रोवाइड कर दो, उसके बाद बोला साइनिंग प्लस वेरिफिकेशन दोनों लगेगा, और तीसरा पॉइंट बोला सर नाम में वो सब नहीं होना चाहिए। समझा मेरा बात। और एक चीज सर, क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है सर, नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। क्या होता है सर, पार्टनरशिप फर्म पे कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो जाके, लेकिन एलएलपी में कराना पड़ेगा, कंपनी में कराना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट में कराना पड़ेगा, एलएलपी एक्ट में कराना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड योर फर्म और कंपनी इन एलएलपी एंड कंपनी, बट यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, वो ऑप्शनल है। क्या है, बट रजिस्ट्रेशन करा लेना बहुत अच्छा होता है। अपने पढ़ेंगे कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर रजिस्ट्रेशन को सेटिस्फेक्शन हो गया कि तुम्हारी सारी डिटेल सही है, तुमने जो फीस दिया है वो भी सही दिया है, सगुन का 11 रुपया तो नहीं दिया, कम से कम अच्छा खासा पैसा दिया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा बेटा, तुम अपने एंट्री में तुम्हारा नाम नोट कर लेगा कि भैया ये फॉर्म को मैं रजिस्टर करता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा सर ध्यान रखना, अगर आप भविष्य में कभी अपना नाम, बिजनेस के प्लेस, ये सबको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हो, मतलब एबीसी था, सी मर के डी हो गया, सी मर गया डी आ गया, ये सब होता कॉन्स्टिट्यूशन, इसका भी आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा सर, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, ये सर नो। तो इन सब का भी जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना। फर्म का नाम चेंज हो रहा है, फर्म का प्लेस नेम चेंज हो रहा है, ये सर नो, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, तो इन सब का बेटा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा बेटा तो आपका नाम लिख देगा। देखो वही चीज लिखा, देखो इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, वो अपना एंट्री ऑफ स्टेटमेंट में आपका नाम कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और उसके बाद फर्म में रजिस्टर्ड, जब फर्म रजिस्टर हो गया, शैल यूज द ब्रैकेट एंड वर्ड रजिस्टर्ड। जैसे मान लो एक कंपनी, मैंने क्या बोला, मान लो बादशाह एंड कंपनी, क्या नाम है सर, तो बादशाह एंड कंपनी, ये तो पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी तो है नहीं, क्योंकि ये एंड, मैंने बोला था एंड कंपनी लिखने से वो कंपनी नहीं होता है, उसके आगे तो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होता है। एंड कंपनी मतलब फर्म हो गया, या सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, राइट। तो उसके आगे अगर वर्ड में ब्रैकेट उन्होंने लिख दिया रजिस्टर्ड अपने, मतलब वो रजिस्टर्ड है, वो क्या है, समझा मेरा बात। बट अगर रजिस्टर्ड नहीं है भैया तो रजिस्टर्ड तुम लिख नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे, सेम टू सेम इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ लो सर, ध्यान से सुनना। रजिस्ट्रार सर्टिफाई जब हो जाता है ना, एनालिसिस का भी कुछ कुछ पार्ट है जो समझाने लायक है, जो नया चीज है। रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाएगा सर, तो एक सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन दे देगा। क्या दे देगा सर, registration is deemed to be completed as soon as the application in the prescribed form with the prescribed fees and necessary details concerning the particulars of partnership delivered to the registrar। क्या बोला समझो, रजिस्ट्रेशन उसी समय कंप्लीट मान लिया जाएगा। क्या बोला, जिस समय तुमने अपना पूरा डिटेल, फीस सब दे दिया, किसको, मतलब तुमको वेट नहीं करना है तुमको कि वो कब आके तुमको वापस इंटीमेट कर देगा। ऐसा मान लेना कि तुम क्या हो गया सर, रजिस्टर हो गया, अनलेस एंड अनटिल अगर वो वापस कोई शो कॉज नोटिस देता है। क्या देता है, शो कॉज नोटिस होता है सर। मान लो वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्या नहीं है सर, तो तुमको बोलेगा अरे यार ये सब ठीक से भरो वापस,
बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जिस दिन तुमने अप्लाई किया था ना उसी दिन से तुम क्या मान लिए जाओगे, रजिस्टर्ड मान लिए जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिस दिन से तुमने अप्लाई किया, देखो क्या लिखा हुआ है, डीम्ड टू बी कंप्लीटेड एज सून एज द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जिस दिन तुम क्या कर रहे हो बेटा, अप्लाई। तो यू डोंट हैव टू वेट कि कब आके रजिस्ट्रेशन मेरे को इंटीमेट करेगा रजिस्ट्रार, यस और नो। जब तुम अप्लाई कर रहे हो बेटा तभी क्या मान लिया जाएगा सर रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री ना उसका रूटीन काम है, उसका वेट नहीं करना है, रोज का काम है उसका। कितना लोग अप्लाई करता होगा, तो वो रूटीन काम है। तुमने अप्लाई कर दिया, वो रिकॉर्ड करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रजिस्ट्रार अगर कुछ नहीं भी बोला ना, मान लो कि तुम क्या हो गए, एक लिमिट है टाइम का बेटा, अगर वो कुछ नहीं बोलता बेटा मान लो कि तुम क्या हो गए सर, रजिस्टर्ड हो। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो बी इफेक्टेड इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म, बट इन दैट केस इट इज नेसेसरी टू विड्रॉ द सूट फर्स्ट एंड गेट द फर्म रजिस्टर्ड एंड देन फाइल अ फ्रेश सूट। सूट मतलब क्या होता है, केस फाइल करना। क्या करना सर, केस फाइल करना। सर अगर फर्म केस फाइल कर रहा है इसका मतलब समझो ना, फर्म रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड केस सूट कब करेगा बेटा, जो अपने नाम पे ही ना करेगा। तो फर्म अगर केस फाइल करता है बेटा तो अपने नाम पे ही करेगा। तो अगर जैसे ही फर्म कोई केस फाइल कर रहा है मतलब समझ जाओ फर्म क्या है बेटा, रजिस्टर्ड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये ध्यान रखना बस। सर अगर सर क्या चीज करेगा समझो, इफ द स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फर्म इज नॉट सेंट और डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। अगर आपको कुछ भेजना था रजिस्ट्रार को, क्या भेजना था सर, कोई डॉक्यूमेंट भेजना था, कोई स्टेटमेंट भेजना था, अगर आप टाइम पे नहीं भेज पाए, तो सर पेनल्टी है, ज्यादा रुपया नहीं है सर। देखो क्या लिखा, अ पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज पर ईयर, 100 रुपया खाली पूरे साल का। क्या बोला मैंने, 100 रुपया खाली। इस 100 रुपया तो कोई भी दे सकता है, ये सर नो साल का मतलब महीना का तेरा कितना रुपया हो रहा है पता, महीना का मुश्किल से 8 रुपया भी नहीं हो रहा, तो 8 रुपया पेनल्टी नहीं दे सकता महीना का, ठीक है। तो अगर तुम स्टेटमेंट डिलीवर नहीं करता, किसको नहीं करता सर, रजिस्ट्रार को, विद इन द टाइम द फर्म में बी रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है कितना रुपया का सर, 100 रुपए पर ईयर और डिले देयर ऑफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर ईयर, ठीक है, पर ईयर और डिले देयर ऑफ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये वापस वही चीज लिख दिया सर, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, स्टेटमेंट नहीं देते हो, डिलीवर नहीं करते हो, तो सर वही सेम चीज एनालिसिस, पेनल्टी ऑफ ₹100 पर ईयर, यानी 100 रुपए पूरे साल का। अब सुनो ध्यान से सर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन का कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इसका सेक्शन याद रख लेना भाई, सेक्शन 69। अगर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो सर, तो पहले देखो चीज समझो, मैं पहले बता देता हूं सर, हमारे इंडियन लॉ में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश लॉ का बात करो, बाहर की लॉ का बात करो, तो वहां पे कंपलसरी हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला मैंने, तो यानी बाहर के लॉ में तो पेनल्टी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे तो। मगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इट डज नॉट कंपल्शन प्रोवाइड कंपल्शन कि भैया आप रजिस्ट्रेशन करो। लेकिन सर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो ना बेटा, बहुत सारा डिसेबिलिटी क्या है, तो इसीलिए जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना इंडियन लॉ में। मगर अगर आपको डिसेबिलिटी से बचना है, उन ड्रॉबैक से बचना है, तो क्या करा लो बेटा, बहुत सारा डिसएडवांटेज आ जाएगा अगर तुम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, तो बहुत सारा ड्रॉबैक आ जाएगा अगर तुम रजिस्ट्रेशन, तो ये एडवाइजेबल है बेटा। क्या ये एडवाइजेबल है कि तुमको क्या करा लेना चाहिए सर, रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो अब समझो क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या बोला मैंने, क्या क्या ड्रॉबैक्स है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो, ठीक है। ये देखो, तो इसलिए बोला जाता है बेटर रजिस्ट्रेशन करवा लेना ताकि आप ड्रॉबैक से बचो। सर नो सूट मतलब होता है केस, तुम केस फाइल नहीं कर पाएगा कोर्ट में बाय द फर्म अगेंस्ट द, पहला सर क्या फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर पाएगा, नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी कर पाएगा फर्म के खिलाफ। क्या बोला, इसका मतलब एग्जांपल समझो, मैंने मान लो हमारा एक फर्म है, हमारे फर्म का नाम है, मान लो हमारे फर्म का नाम है बेटा, हमारे फर्म का नाम है KKR एंड कंपनी, ठीक है, ठीक है। ये जो फर्म है अगर ये किसी व्यक्ति को उधार देता है, उधार पे सामान बेचता मान लो 2 लाख रुपए का, तो मेरा डेटर हुआ। डेटर अगर पैसा नहीं देगा ना, डेटर अगर पैसा नहीं देगा ना, मैं डेटर के खिलाफ केस फाइल, तो थर्ड पार्टी हुआ डेटर, थर्ड पार्टी हुआ डेटर, मैं डेटर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, रीजन बताओ सर। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा है अ फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, यस और नो। डेटर मेरा कौन हुआ बेटा, थर्ड पार्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन क्या डेटर का भी जरूरत पड़े तो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है क्या सर? जैसे मान लो डेटर ने मेरे को कोई एडवांस दिया, क्या दिया,
एडवांस में 1 लाख रुपया दे दिया, अगर मैं उसको वो पैसा का सामान नहीं दे रहा हूं ना, वो केस कर सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या लिखा है, द फर्म और एनी अदर पर्सन ऑन इट्स बिहाफ, फर्म या फर्म के बिहाफ में कोई भी बंदा एक्शन नहीं ले सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब फर्म या फर्म के बिहाफ में कोई बंदा थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब सर ओनली रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ केस अगेंस्ट विच थर्ड पार्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या थर्ड पर्सन कोई फर्म का पार्टनर के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है क्या? थर्ड पर्सन फर्म के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है और पार्टनर के खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक चीज बताओ तो, एक कंपनी है केकेआर एंड कंपनी, एक फर्म है, सॉरी कंपनी बोल रहा हूं, और एक फर्म है बेटा आरसीबी एंड कंपनी, ये दोनों फर्म है। ये आरसीबी वाला रजिस्टर्ड है और केकेआर वाला क्या है सर? अनरजिस्टर्ड है। केकेआर वाला आरसीबी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? नहीं। आरसीबी वाला कर सकता है? कर सकता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये भी अनरजिस्टर्ड है, तो क्या केकेआर वाला आरसीबी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? क्या आरसीबी वाला केकेआर के खिलाफ कर सकता है? नहीं, दोनों का ड्रॉबैक आ गया, दोनों अनरजिस्टर्ड है तो दोनों ही केस फाइल। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, तुम समझो ना ध्यान से, तुम पैदा तो हो गया, तुम्हारे मम्मी ने या पापा ने तुम्हारा नाम ही नहीं रखा, लोग क्या बोलेगा, ए सुन, ए इधर आ, ओ इधर कर, तेरा नाम है कोई, तेरा नाम होना चाहिए तब ना तुम केस फाइल कर पाएगा। ये सुनो, तुम एग्जाम में जब रोल नंबर भरेगा, नाम भरेगा, रोल नंबर तो भर देगा, नाम क्या भरेगा? ए, अपना नाम क्या ए लिखेगा? ए नहीं ना लिख पाएगा। तो यू मस्ट हैव अ नेम, yes or no, so that you are eligible to file a case against any person. If there is no name, if there is no firm name, जब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराओगे, फर्म का नाम भी नहीं आएगा, और फर्म का अगर नाम भी नहीं आएगा तुम केस फाइल भी नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या? तुमको नाम मिल जाए, क्या मिल जाए? तुमने कहा सर मेरा नाम तो लिखा हुआ है बोर्ड पे, अरे बोर्ड पे लिखा होने से क्या होता है? रजिस्ट्रार के एंट्री में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसलिए तो बोला था, जब तुम अपना स्टेटमेंट भेज देगा, 6 पॉइंट का डिटेल भेज देगा, रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई होगा, वो एंट्री में तेरा नाम लिख लेगा, और नाम तेरे को मिल गया, तब तुम केस फाइल कर सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है सर? नो रिलीफ टू द पार्टनर फॉर सेट ऑफ क्लेम। सर ये क्या है सर? समझाइए ना सर, सुनो ध्यान से। मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक आदमी है, मान लो एक आदमी है विनय करके, क्या नाम है सर? विनय करके, और हमारा फर्म का नाम तुम लोग को पता ही है, क्या है सर? केकेआर एंड कंपनी। क्या नाम है सर? केकेआर एंड कंपनी को विनय को चुकाना है 10,000 रुपया। कितना रुपए? कौन चुकाएगा? वापस बोलो एक बार, कितना चुकाएगा सर? विनय एंड कंपनी को केकेआर को चुकाना है कितना रुपया? 9,000। सेटलमेंट होना चाहिए ना इसका? क्या सेटलमेंट होगा फाइनली? केकेआर वाला 1,000 चुका दे, काम हो जाएगा, है ना? एक दूसरे को जब देना है बेटा म्यूचुअल सेट ऑफ, तो ये होता है म्यूचुअल सेट ऑफ। सेट ऑफ किया जा सकता है ना? यहां पे सेट ऑफ फाइनली कितना रुपए में हो जाएगा सर? 1,000 रुपए सेट ऑफ हो सकता है। तो बट सर अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं है ना, अगर तुम लिख दिया गया है 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ अलाउड नहीं है, कितना रुपए का? केवल और केवल जो सेट ऑफ अलाउड हो कितना रुपए का? उससे ऊपर अलाउड ही नहीं है। देखेगा, देखो ये देखो, इफ एन एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय अ थर्ड पार्टी, नीदर द फर्म नॉर द पार्टनर कैन क्लेम एनी सेट ऑफ इफ द सेट ऑफ का अमाउंट जो बेटा सूद का जो वैल्यू कितना रुपए से ज्यादा है? 100 रुपए का ज्यादा है। तो मतलब ना फर्म कोई सेट ऑफ कर पाएगा थर्ड पार्टी के साथ, ना कोई पार्टनर भी सेट ऑफ कर पाएगा थर्ड पार्टी के साथ। कर तो पाएगा कितना रुपए तक? उससे ऊपर का सेट ऑफ अलाउ ही नहीं किया लॉ ने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रजिस्ट्रेशन करा लो ताकि सेट ऑफ का वैल्यू क्या हो जाए, फिर तो अनलिमिटेड अमाउंट है, जितना करना कर लो। बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, मात्र केवल कितना रुपए का सेट ऑफ? सिर्फ 100 रुपए का सेट ऑफ आप करा सकते हो, उससे ज्यादा का सेट ऑफ नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला पॉइंट था थर्ड पार्टी तो केस फाइल कर देगा मगर पार्टनर नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? कि सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है तो है मगर कितने का सर? नेक्स्ट क्या लिखा हो सर? अग्रीव्ड पार्टनर, जो पार्टनर दुखी है, जिस पार्टनर के साथ धोखा हुआ है, जिस पार्टनर के साथ नाइंसाफी हुआ, वही तो अग्रीव्ड होता है। वही तो कौन होता है? तो उसको अग्रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अग्रीव्ड पार्टनर। अग्रीव्ड पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट अदर पार्टनर और द फर्म। अगर फर्म के पार्टनर के साथ कोई धोखा हुआ है, क्या बोला मैंने? अगर फर्म के पार्टनर के साथ, तो मान लो ए बी सी 3 जन था बेटा, ए के साथ विश्वासघात हुआ है। क्या हुआ सर? अब वो विश्वासघात चाहे बी ने किया हो या पूरे फर्म ने किया हो, ए कुछ नहीं उखाड़ पाएगा।
क्यों नहीं उखाड़ पाएगा? क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड, मतलब अ पार्टनर ऑफ अ नॉन रजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर और अगेंस्ट द फर्म। समझा मेरा बात? मतलब खुद के फर्म के खिलाफ कभी केस फाइल, अगर उसको कोई धोखा मिल रहा है नहीं कर पाएगा, कोई पार्टनर ही धोखा दे रहा है तो बाकी पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म इज प्रीक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग, प्रीक्लूडेड उसको वंचित कर दिया गया, क्या चीज से वंचित कर दिया गया? फ्रॉम ब्रिंगिंग इन लीगल एक्शन अगेंस्ट द फर्म और एनी अदर पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट सच अ पर्सन, लेकिन हाँ, बट सच अ पर्सन मे सू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन वो सू कर सकता है किसके लिए? फर्म को अगर बंद करना हो, उसको पता लग रहा है नहीं यार फर्म तो सही नहीं चल रहा है, फर्म में गलत काम हो रहा है, फर्म को क्या करो बेटा, तो वो चाहे तो डिसोल्यूशन के लिए सू कर सकता है, भले रजिस्टर्ड नहीं हो। पहला चीज याद रहेगा, यहां से इंपॉर्टेंट है, सुनो एग्जाम में दे देगा, रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्म को डिसॉल्व करना है, क्या भैया डिसोल्यूशन हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अ पार्टनर में सू फॉर द डिसोल्यूशन और फॉर द अकाउंट्स देखने के लिए सू कर सकता है, यस और नो, और अपना शेयर जान सकता है जब फर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो इतना हक है उसके पास। लॉ ने थोड़ा हक दिया है कि तुम कब सू कर सकते हो बेटा, जब फर्म डिसॉल्व हो रहा है, उस समय तुम अपना अकाउंट देख सकते हो, उस समय तुम्हें कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है वो तुम देख सकते हो। समझा मेरा बात? बट अदरवाइज एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक पार्टनर पूरे फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकता है अगर वो क्या हो जाए, फर्म या तो रजिस्टर्ड हो जाए या फिर अगर डिसोल्यूशन का समय तब किया जा सकता है। समझा मेरा बात? याद रहेगा, वेरी गुड। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है सर? ये तो मैंने बोला ही था, फर्म नहीं ना कर सकता है, थर्ड पार्टी तो कर ही सकता है, फर्म नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी तो कर सकता है। मम्मी पापा बहुत बोलते हैं बेटा बच्चा तुम अच्छा है, मुंह से अच्छा शब्द निकालो, किसी को गाली मत दो, क्या मत दो? तुम तो गाली नहीं दे सकता, सामने तो गाली दे सकता है, तो तुम रजिस्टर्ड नहीं है, तुम रजिस्टर्ड नहीं है, तुम केस फाइल नहीं कर सकता, सामने तो केस फाइल कर ही सकता। समझा मेरा बात? तुम लगा सर सामने वाला देगा तो हम चुप थोड़ी रहेंगे, समझा मेरा बात? तो चुप रहने के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा सर? चुप नहीं रहने का रजिस्ट्रेशन। गांधी जी वाला टाइम गया, गाली वाला टाइम चला गया ना, गुंडागर्दी वाला टाइम आ गया। ठीक है चलो सर, लेकिन एक्सेप्शन है, क्या है सर? भले ही तुम नॉन रजिस्टर्ड है भले ही तुम नॉन रजिस्टर्ड है, लेकिन ये सब राइट्स तुम्हारा नहीं जाएगा, ये सब राइट्स रहेगा। क्या बोला मैंने? ये सब, और ये ज्यादातर राइट्स पढ़ा हुआ अपना ऊपर में आ चुका है, तुम लोग हाथ से तो पढ़ा चुके हैं, घुमा के दिया, सेम चीज है। रजिस्टर्ड नहीं है बट राइट्स रहेगा कुछ कुछ, यानी अधिकार रहेगा। पहला, थर्ड पार्टी का अधिकार आज भी रहेगा। फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हुआ? थर्ड पार्टी तो केस फाइल कर ही सकता है, सू कर ही सकता है। पहला पॉइंट देखो वही लिखा, क्या लिखा? राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी टू सू द फर्म और एनी अदर पार्टनर, यस और नो? दूसरा सर मैंने बोला था डिसोल्यूशन के समय वो राइट रहेगा, फर्म को सू कर सकता है अपना अकाउंट देखने के लिए, तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। देख रहे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर में जो लिखा था वही नीचे, यस और नो? उसके अलावा सर पावर जो है किसका सर? ऑफिशियल असाइनी का या रिसीवर ऑफ कोर्ट का, टू बेटा फर्म हो रहा है डिसॉल्व, क्या हो रहा है? या फिर मान लो बेटा कोई पार्टनर का प्रॉपर्टी है, वो पार्टनर हो चुका है इनसॉल्वेंट, क्या हो चुका है? उसका प्रॉपर्टी को लेकिन एक्शन में लिया जा सकता है ताकि थर्ड पार्टी का केस फाइल। बेटा जो एक चीज समझो, एग्जांपल समझा देंगे बहुत क्लियर हो जाएगा, सुनो। मान लो 3 पार्टनर है, राम है, श्याम है और मदन है। 3 पार्टनर है, कौन कौन है? राम है, श्याम और मदन है। ये लोग नॉन रजिस्टर्ड है, समझ गया मेरा बात? इनका फर्म क्या है? नॉन है। अब इन्होंने मान लो एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है सर एंड्रू रसल करके, क्या नाम है सर? रसल करके। तो रसल थर्ड पार्टी हुआ, रसल थर्ड पार्टी हुआ। तो सर अगर मान लो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, क्या बोला मैंने? और मदन अगर इंसॉल्वेंट है, क्या है बेटा? तो तुमको पता है ना पार्टनरशिप में फर्म का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, मतलब मदन का प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज हो सकता है। तो मान लो सबका प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो गया, रसल का कर्जा नहीं चुकाया जा रहा है, रसल का कर्जा, तो मदन का प्रॉपर्टी अब आएगा तो, यस और नो? मतलब सर अगर कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर है बेटा, उसका प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता है कि फर्म रजिस्टर्ड है। इसका मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर का प्रॉपर्टी को एक्शन में लिया जा सकता है, भले वो इंसॉल्वेंट पार्टनर उस फर्म से बिलोंग करता हो जो रजिस्टर्ड नहीं है। आर यू गेटिंग माय? देखो फिर से पढ़ो सर, ऑफिशियल असाइनी का या कोर्ट का रिसीवर का पावर को अफेक्ट नहीं करेगा। क्या चीज का पावर है? टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब हो सकता है। आर यू गेटिंग? इंसॉल्वेंट पार्टनर का प्रॉपर्टी को रिलीज भी क्या सकता है? रिलीज मतलब छोड़ा भी जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिलीज मतलब क्या हो सकता है? तो वो राइट्स अफेक्ट नहीं करेगा, समझा मेरा बात? नंबर 4 क्या है सर? सर 100 से कम का तो सेटलमेंट हो ही सकता है, 100 से ज्यादा का नहीं हो सकता, 100 से कम तो
तो भले ही तुम रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या हुआ, 100 से कम का सेटलमेंट कर लो, 100 से कम का सेटलमेंट कर लो, हो जाएगा, पॉसिबल है। और लास्ट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू सू एंड प्रोसीड इंस्टीट्यूटेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हियर्स अवर डिसीज पार्टनर। भैया एबीसी अनरजिस्टर्ड फर्म है, कौन सा फर्म है सर, सी बेचारा मर गया, सी बेचारा, तो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो राइट्स रहता है कि फर्म से जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले वो आज भी मिलेगा, भले ही फर्म क्या है, अनरजिस्टर्ड है। समझा मेरा बात, ये चीज ध्यान रखना, ये सब राइट्स अफेक्ट नहीं होने वाला है, भले ही चाहे फर्म क्या हो बेटा, अनरजिस्टर्ड हो। क्लियर हो गया मेरा बात, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन दिया, उसको पढ़ लेते हैं, अपने एग्जाम्पल 1 खत्म कर देते हैं, आओ जाओ अभी ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हो, एग्जाम्पल 1 ना, ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म इन 2015 में रजिस्टर्ड हुआ था, कौन कौन पार्टनर था सर उसका, इन 2016 बेचारा ए मर गया, कौन मर गया, अब 2017 में बी और सी जो है एक्स को सू कर रहा है, किसको सू कर रहा है, इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ ए, ठीक है, एंड ए एंड कंपनी इन द नेम एंड बिहाफ ऑफ ए एंड कंपनी विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन समझा, रजिस्ट्रेशन पहले लिया हुआ था, क्या बोला मैं, रजिस्ट्रेशन पहले लिया हुआ था, उसके बाद बेचारा ए मर गया, उन्होंने कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अब कोई थर्ड पार्टी होगा एक्स, क्या होगा, तो वो जो फर्म जो अब रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है किसके मरने के बाद, पहले लिया हुआ था, ए मर गया, बट वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और बिना फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिए किसके खिलाफ केस फाइल कर दिया सर, एक्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया, तो पूछा जा रहा है कि वो सूट आज भी मेंटेनेबल रहेगा क्या, वैलिड है क्या, ये तुम्हारा क्वेश्चन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। सर क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, क्या वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद केस फाइल करना पड़ेगा, या फिर नहीं सर वो सूट आज मेंटेनेबल हो जाएगा, क्या लगता है सर, जल्दी बोलो, मेंटेनेबल हो जाएगा ऐसा शुभम को लगता है, पहले से रिया को वही लगता है, तस्मिया, क्वेश्चन समझा, क्या क्वेश्चन है रिया की, सर 3 पार्टनर था, एक पार्टनर मर जाता है, उसके थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल करते हैं, मगर फॉर्म वापस फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, फिर भी केस फाइल कर दे रहा है, तो क्या कोर्ट उसको मानेगा कि नहीं मानेगा, इशिता मान लेगा, आकाश, सबका आंसर एक है, देखो, एज रिगार्ड द क्वेश्चन वेदर इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म हुज बिजनेस वाज कैरिड ऑन आफ्टर इट्स डिसॉल्यूशन हुआ था, तो क्योंकि कौन मर गया था सर, अ सूट कैन बी फाइल्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट डीलिंग, कोई भी डीलिंग करता है सूट फाइल और द ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर कर सकता है विदाउट नोटिफाइंग टू द रजिस्ट्रार, जरूरत ही नहीं है, ये नो, it was decided that the remaining partner should sue in respect of subsequent dealing, कर सकता है, even though the firm was not registered again बोल रहा हूं ना, फर्म वापस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था फिर भी सू फाइल कर सकता है, and no notice of partner was given to the registrar, कर सकता है, अभी तो दिया है, yes or no, the test applied, क्या पता चला सर, ऐसा क्यों कोर्ट ने बोला सर, इस टेस्ट ने 2 रिक्वायरमेंट देख लिया कोर्ट ने, कितना रिक्वायरमेंट देख लिया, पहला सूट जो है वो आज भी फर्म के बिहाफ में ना फाइल हुआ है, यस और नो, फर्म देखो, ये देखो नाम, फर्म का नाम देखो क्या है, फर्म का नाम क्या है सर, ए एंड कंपनी, हार्डली मैटर्स ए मर गया तो क्या हुआ, आज भी केस फाइल उसी नाम से ना हो रहा है, किस नाम से, उसी नाम से रजिस्ट्रेशन लिया था तो चल जाएगा, कोई अलग नाम से तो नहीं ना कर रहा है, तुम समझो ए मर गया, अब वो लोग बी एंड कंपनी के नाम से केस फाइल कर रहा है, बी का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है बी एंड कंपनी का, तो नहीं चलेगा, नाम वही है बेटा तो काम चल जाएगा, क्या बोले, नाम वही है तो काम, नाम वही है तो काम चल जाएगा, यस और नो। इसके बाद the person suing had been shown as a partner in the register of firms, सर जो पर्सन सू कर रहा है ना वो रजिस्ट्रार के पास उसका नाम होना चाहिए, मतलब ए बी और सी पार्टनर था, ए मर गया ना, अगर बी चाहे तो रजिस्टर्ड है तो केस फाइल कर सकता है, क्या बी का नाम रजिस्ट्रार के पास लिखा हुआ है पहले से तो चल जाएगा, मतलब जो पार्टनर सू कर रहा है उसका नाम होना चाहिए किसके पास, अगर मैं क्वेश्चन घुमा दूं ना, एबीसी पार्टनर था, एबीसी पार्टनर था, डी आ गया, एडमिशन हो गया, क्या हो गया, अब डी किसी के खिलाफ केस फाइल कर रहा है लेकिन वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, अब लेना पड़ेगा क्योंकि जो आदमी केस फाइल कर रहा है वो नया पार्टनर है और रजिस्ट्रेशन के एंट्री में उस नए पार्टनर का नाम लिखा हुआ, तो कॉमन सेंस है, अब तो रजिस्ट्रेशन का नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ताकि भविष्य में डी भी चाहे तो केस फाइल कर सके, बट यहां पे जरूरी नहीं है ना क्योंकि ऑलरेडी बी रजिस्ट्रार के बुक्स में है तो जरूरी नहीं, समझा मेरा बात, तो यस द सूट इज मेंटेनेबल, मेंटेनेबल समझ गया, केस फाइल कर सकता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना। देखो ये क्या हुआ, नाउ इन द अबव एग्जांपल, अरे यार वही तो बोल दिया, सेम जो मैंने बोला वही है ना, ठीक है, ठीक है, सेम टू सेम वही लिख दिया है ना,
कोई दिक्कत है? डी वाले सेम एग्जांपल है तब तो लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ गया ना डी वाला? चलो नेक्स्ट क्या है सर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने सर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन क्या होता है सर? अरे सर क्या होता है? कुछ नहीं होता सर। देखो एग्जांपल समझो, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं ए बी सी तीनों पार्टनर था। कौन था सर? तीनों पार्टनर था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तीनों पार्टनर डिसाइड कर रहा है सर, तीनों पार्टनर क्या कर रहा है सर? डिसाइड कर रहा है कि बिजनेस ही नहीं करना है। क्या नहीं करना है सर? पूरा फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा फर्म क्या हो जाएगा? लेकिन ए बी सी पार्टनर था, ए मर के बेटा डी आ जा रहा है। कौन आ जा रहा है? ये फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हुआ, ये पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हुआ ना। किसका डिसोल्यूशन हुआ? उनके पुराने पार्टनर्स के नाम में चेंज हुआ, कुछ रेशियो चेंज हुआ, तो फर्म का डिसोल्यूशन तो नहीं है ना। वो किसका डिसोल्यूशन है? वहां पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है। अगर तीनों बोले भाई बंद कर दो, फर्म डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाएगा? फर्क समझ रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। अगर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है डिसॉल्व? फर्म या पार्टनरशिप? पार्टनरशिप। फर्म तो डिसॉल्व नहीं होगा, राइट? आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है सर। तो क्या लिखा हुआ है देखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द जुरल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, राइट? यानी व्हेन वन ओनली वन और मोर पार्टनर रिटायर हो रहा, राइट? हो सकता है बेचारा मर गया हो, इंसॉल्वेंट हो गया, यस और नो? तो द पार्टनरशिप दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सच अ पार्टनर एंड अदर इज डिसॉल्व, राइट? खाली पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होगा ना, बाकी जो है वो लोग कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब देयर इज नो केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वही तो बोला, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो उनका आपस का पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है सर? फर्म तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। द पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट बट द रिमेनिंग पार्टनर कैरीज ऑन द बिजनेस, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ, यस और नो? बट सर अगर पूरा का पूरा फर्म डिसॉल्व हो रहा है, यस और नो, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, राइट? पार्टनरशिप भी खत्म हो जाता है उस केस में तो, और फर्म भी खत्म हो जाता है। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ अगर फर्म हो रहा है ना, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होगा साथ में। मगर अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है। मगर यस और नो? अगर पार्टनरशिप खाली डिसॉल्व हो रहा है तो फर्म का भी डिसॉल्व नहीं होता। मगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होगा, सब तो चला जाएगा। यस और नो? यही पूरा डिफरेंस है। इसका डिफरेंस एक बार पढ़ा दूं क्या? पढ़ लो ना फटाफट। 5 डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है ना, खाली फर्म का क्या हो रहा है, बट इसमें तो पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है, राइट? सर वाइंडिंग अप, सर वाइंडिंग अप में क्या हो रहा है? तुम याद करो, एडमिशन रिटायरमेंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलता है, क्या खोलता है? लेकिन डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट खोलता है, एसेट्स बेचता है अपना, क्या करता है? एसेट्स, और बाहर वाले को पे करता है। तो उसमें एसेट रियलाइज होता है, मगर उसमें एसेट्स खाली क्या होता है सर? सर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन अपने मर्जी से ना करता है, किसको एडमिट करना है, किसको रिटायर करना है, तो सर वो कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं करता है। लेकिन सुनो ना, फर्म का डिसोल्यूशन अपनी मर्जी से भी हो सकता है, कोर्ट के मर्जी से भी हो सकता है। तो यहां पे ऐसा मत लिखना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डन बाय कोर्ट, इज डन मत कर देना, मे बी डन बाय द कोर्ट। कोर्ट को लग रहा है तुम गलत काम कर रहा है तो चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, तो मे बी डन बाय द कोर्ट, अपने मर्जी से भी हो सकता है, मगर कोर्ट भी चाहे तो। लेकिन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कोर्ट के मर्जी से नहीं ना, आप नहीं, कोर्ट के मर्जी से नहीं ना हो सकता है। कोर्ट आके बोलेगा ए चल डी को एडमिट कर, ए को रिटायर कर, नहीं ना बोल सकता, कभी भी नहीं बोल सकता, राइट? तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हमेशा अपने मर्जी से होता है, मगर फर्म का डिसोल्यूशन चाहे तो कौन कर सकता है सर? कोर्ट भी कर सकता है। और ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया सर, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, क्या बोला, तो कोई जरूरी थोड़ी फर्म डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं ना होगा। इट मे और मे नॉट डिसॉल्व द फर्म। मगर अगर बेटा फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, राइट? सर फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है क्या बुक्स क्लोज हो जाएगा? नहीं ना, एक नया बैलेंस शीट बनेगा, वो बैलेंस शीट आगे रहता है, याद है तुम लोग सीखा है, रिटायरमेंट हो रहा है उसके बाद उसका ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट बनाता है, फिर बैलेंस शीट बनाता है, वो नया बैलेंस शीट बना, फिर उसके बाद वापस अगले साल फिर नया बैलेंस शीट बनता है, राइट? ऐसे करके जब नए पार्टनर्स के साथ। बट इसमें तो ऐसा नहीं है, फर्म अगर डिसॉल्व होगा ना बेटा, बुक्स फाइनली क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पांचों पॉइंट का डिफरेंस एकदम अच्छा से याद कर लेना, ठीक है? अब आ जाओ बेटा मोड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सर मोड्स, बहुत ज्यादा। एग्जाम में मैंने बोला रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना और मोड्स पे ही फोकस करना सर, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, और या फिर मैंने बोला ना केस स्टडी भी आएगा तो भी तुम लोग कर सकता है, ठीक है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोड, ठीक है? ध्यान सुनो।
क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला बात, बिना कोर्ट के ऑर्डर के कैसे कैसे डिसोल्यूशन हो सकता है? बिना कोर्ट के ऑर्डर के, क्या बोला? दो बातें हैं, कोर्ट का ऑर्डर या बिना कोर्ट का ऑर्डर। मैंने बोला ना, अच्छा सर यहां लिखा होता देखो ना, मे और मे नॉट, बोला तो मे और मे नॉट, इसमें देखो ना कहां लिखा रहे यार, ये तो फर्म मे बी डिसॉल्व बाई कोर्ट, मतलब मे नॉट बी ऑल्सो डिसॉल्व बाई कोर्ट। तो पहले किस किस केस में कोर्ट को उंगली करने का जरूरत नहीं है? किस किस केस में कोर्ट को उंगली करने का जरूरत? सर पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लिया, धंधा नहीं चल रहा है, एक पार्टनर बोला राम भाई मैं ये सब छोड़ के संन्यास लेना चाहता हूँ, मदन बोल रहा भाई मैं संन्यास तो नहीं लूंगा मगर मैं घर में बैठूंगा, बहुत बूढ़ा हो गया, और श्याम बोला ठीक है तुम लोग अपना अपना काम करो, मैं तो भैया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, इस फर्म को बंद करो। तो आपस का एग्रीमेंट हुआ, फर्म डिसॉल्व हो गया, कोर्ट को आना पड़ा बीच में? नहीं। अभी क्या पड़ रहा है? कोर्ट को नहीं आना है, कोर्ट को, तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या लिखा हुआ, देखो ये वही वापस चीज लिखा हुआ है, दूसरा आ जाओ सर, दूसरा आ जाओ सर, क्या लिखा हुआ है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या लिखा है सर? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सर ये क्या होगा, समझो मेरा बात सर, अगर देखो अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व्ड बाय, एक ऐसा कुछ हो जाता है बिजनेस चल करते करते कुछ ऐसा हो जाता है जिससे बिजनेस बेटा अनलॉफुल बन जाता है। क्या बन जाता है सर? अनलॉफुल बन जाता है। और अगर अनलॉफुल बन गया ना बेटा, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? फर्म को बेटा डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। एग्जांपल देखो, एक फर्म बिजनेस कर रहा था ट्रेडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल, और लॉ पास हो गया कि वो जो केमिकल है वो बैन हो गया, भैया बंद करना पड़ेगा। कोर्ट नहीं बोलेगा, तुमको खुद को क्या करना पड़ेगा? बंद करना। तुम खुद सोचो, अपने यहाँ पे दिवाली में पहले बहुत पटाखा फूटता था, काफी लोग इसका लंबा बिजनेस करता था, बारूद वारूद का बहुत लंबा बिजनेस, अभी भी कर रहा है, वो गलत है। लेकिन अब तो लॉ पास हो गया ना सर कि यहाँ पे दिवाली में पटाखा फोड़ना लॉ नहीं है, जो बेचेगा उसको भी पकड़ा जाएगा, जो बनाएगा उसको भी पकड़ा जाएगा। तो अगर ये लॉ पास हो गया बेटा, तो मतलब तुमको अपना बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? लीगली तो बंद करना पड़ेगा सामने से, भले तुम पीछे करो वो अलग बात है, पता नहीं चलना चाहिए किसी को, वो बंद हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा बिजनेस पहले लॉफुल था, पहले लॉफुल था, बाद में क्या हो गया? अनलॉफुल, भैया ये तुम्हारा अपना एथिक्स बोलता है कि बिजनेस को क्या करो, फर्म को क्या करो? बंद करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आकाश? थर्ड पॉइंट इसका एनालिसिस नहीं है, थर्ड पॉइंट सर क्या लिखा है सर? अरे ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंटिजेंसी। अरे यार क्या बोले, हम लोग एक पार्टनरशिप खोल लेते हैं, एक रोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रोड बन गया, आपके रोड में पुचका बिजनेस स्टार्ट करेगा? नहीं ना, पार्टनरशिप क्या कर दो? बंद कर दो। जो वेंचर स्टार्ट किया था वो वेंचर क्या हो गया? बंद हो गया। पार्टनरशिप को भी क्या करो बेटा? पहला पॉइंट समझा? या फिर हम लोग सोचे थे फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप खोलेंगे, फिक्स्ड पीरियड मतलब कितना साल? मान लो 5 साल। तो भैया जब वो 5 साल हो गया तो पार्टनरशिप को क्या करो? आई मीन फर्म को क्या करो? बंद करो। ये मतलब कुछ ऐसा हो जाए जो सोचा गया था कि वहां तक बिजनेस करेंगे और इतना हो गया, फर्म डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाएगा? देखो क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कंटिजेंसी हो सकता है। फिक्स टर्म अगर सोचा गया था वो फिक्स टर्म खत्म हो गया, कोई पर्टिकुलर एडवेंचर सोचा गया था वो हो गया, कोई पार्टनर मर गया, या कोई पार्टनर बेटा इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया सर? इंसॉल्वेंट। तो इस केस में बेटा क्या हो जाएगा? फर्म डिसॉल्व। और इसके अलावा चौथा पॉइंट सर, पार्टनरशिप एट विल। तुमको तो पता ही है विल क्या होता है सर, जब मर्जी बिजनेस स्टार्ट किया, जब मर्जी क्या हो गया। तो सर कोई भी पार्टनर उसमें नोटिस देगा, याद है ना, नोटिस देके बोल देगा सर हमको बिजनेस नहीं करना है, डिसॉल्व करो। क्या करो? डिसॉल्व करो। तो उस केस में बंद हो जाएगा। इफ द डेट इज मेंशन्ड, फर्म उस दिन से हो जाएगा। और अगर सर कोई डेट नहीं है सर, तो जिन वो नोटिस कम्युनिकेट किया ना उस दिन डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब विल में समझो, आकाश 7 अप्रैल को बोला कि 12 अप्रैल से फर्म बंद हो जाना चाहिए। कितना अप्रैल से? तो अगर नोटिस में डेट लिखा है तो 12 अप्रैल, नहीं लिखा है तो जिस दिन नोटिस कम्युनिकेट हो गया, क्या हो गया? कम्युनिकेट में 7 अप्रैल को नहीं, मान लो 8 अप्रैल को कम्युनिकेट हुआ या 9 अप्रैल को कम्युनिकेट हुआ, जिस दिन कम्युनिकेट हुआ उस दिन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझा मेरा बात? तो क्या 4 पॉइंट आया सर? पहला पॉइंट क्या था बोलो? आपस अग्रीमेंट में राम श्याम मदन बोले हम लोग बूढ़े हो गए, हटाओ यार, चलो। उसके बाद नंबर 2, दूसरा जो जरूरी है, अगर तुम्हारा बिजनेस लॉफुल था बाद में वो अनलॉफुल बन जा रहा है, बंद। तीसरा क्या था सर? फिक्स पीरियड हो या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो, डेथ हो गया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। 4 पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में भी 4 पॉइंट है, फर्म क्या हो जाएगा? और चौथा तो अभी बोला, अगर नोटिस है सर, विल, पार्टनरशिप एट विल है, एक पार्टनर जो निकल रहा है वो नोटिस दे देगा कि फर्म को क्या करो? डिसॉल्व करो। और उसके बाद सर या तो जिस दिन वो नोटिस दिया उस दिन, अगर वो जिस दिन सर डेट लिखा हुआ नहीं है तो जिस दिन क्या होगा सर? वो कम्युनिकेट हुआ। और अगर डेट लिखा हो तो वो डेट मान लिया जाएगा। यस और नो? तो ये हो गया अपने मर्जी से। क्या हो गया? अपने मर्जी से। अब अपने पढ़ेंगे सर कब कब कोर्ट करेगा, कब कब कोर्ट करेगा।
कोर्ट कब कब ऑर्डर देगा सर? सबसे पहला बात, कोर्ट ऑर्डर देगा अगर कोई पार्टनर जो है वो क्या हो जाए सर? पागल हो जाए। क्या हो जाए? पागल हो जाए। अगर कोई पार्टनर जो है सर वो अनसाउंड माइंड का हो गया। क्या हो गया? मतलब सुनो, लॉ का लैंग्वेज समझो। क्या लिखा? वेर अ पार्टनर, कोई जरूरी नहीं सारा पार्टनर, राइट? कोई भी अ पार्टनर बोले, ये सब समझो, गहराई समझ रहे हैं? कोई भी पार्टनर अगर क्या हो गया, कोर्ट विल डिसॉल्व नहीं लिखा है, कोर्ट क्या लिखा है? मे डिसॉल्व। जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का होगा। अच्छा, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कोई पार्टनर अनसाउंड होगा? कोर्ट जाके देखेगा फॉर्म में, उसका बेटा नोटिस तो जाएगा अदर पार्टनर के थ्रू कोर्ट के पास कि देखो हमारा पार्टनर क्या हो गया सर? पागल हो गया। ये सर उसको कोई, उसको नजर आ गया, ठीक है सर, उसको कोई बीमारी हो गई सर। क्या हो गई? वो अब दिन रात सर माधुरी के बारे में सोच सोच के पागल हो गया। किसके बारे में? नहीं, कोर्ट को ऑटोमेटिक पता रहेगा, ठीक है। द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म, आकाश बहुत फेमस है, ऑन अ सूट ऑफ अदर पार्टनर। तो अदर पार्टनर क्या करेगा? केस फाइल करेगा, यस और नो, ठीक है। तो उस केस में सर अगर कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है? फर्म को डिसॉल्व। अच्छा, ए बी सी 3 जन था। कितना जन था? सी जो है उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भाग जाती है, तो उसका मेंटल स्टेट बहुत खराब हो जाता है। लगभग उसको 8-10 दिन तक बहुत ज्यादा 8-10 दिन से वो बहुत ज्यादा पागल हो गया है। क्या हो गया? रह नहीं पा रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। लेकिन जो टेम्पररी है, क्या है? तो चल जाएगा। क्या? टेम्पररी कोई भी चीज चल जाएगा, टेम्पररी कोई भी चीज चल जाएगा। बुखार हुआ, फीवर हो गया, तो टेम्पररी सिकनेस है, 8-10 दिन के लिए मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो चल जाएगा। जो स्टेट ठीक हो सकता है आगे जाके जल्दी, दारू पी के रात में ये हुआ, हाँ, तो वो तो 1 आध दिन के लिए जो भी मैक्सिमम है, सुनो, उस केस में वो टेम्पररी सिकनेस है, चल जाएगा, ठीक है। टेम्पररी सिकनेस है, चल जाए। बट अगर परमानेंट सिकनेस है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, क्या नहीं सर? तुम अगर कभी यहाँ पे आओ ना रात को, मैं ट्रस्ट में 9:30 बजे आओ, कितना बजे तुमको दिखाऊंगा, सामने एक दुकान है, उसके आगे एक आदमी, गर्मी में, इतना गर्मी में, चलो लेकिन वीडियो बनाएंगे तुम लोग, गर्मी में 3 तो जैकेट, ऊपर में टोपी, हाथ में डंडा और एक बैग लेके यहीं पे सो जाता है, और यहाँ पे एक डंडा रखता है, पाट पाट पट मारता है वहां पे, उसके बाद गाली गलौज करता है, वो हो गया अनसाउंड परमानेंट, रोज आएगा। तुम लोग कभी कभी गैंजेस स्काई के बाहर भी देखा होगा उसको, अगर मेरे को पता है, लेफ्ट में कभी देखना, उसको सोता रहता है वहां पे, सुबह अगर आएगा तो अब रियलाइज, अब नोटिस करना तुमको मिलेगा, वो हो गया परमानेंट अनसाउंड। क्या हो गया? गैंजेस स्काई के ठीक पहले तुमको मिलेगा वो आदमी रोज, ठीक है, पता नहीं किस चक्कर में पागल हो गया वो, तो हो गया परमानेंट अनसाउंड। क्या हो गया? परमानेंट अनसाउंड। क्या हो गया? उस केस में टेम्पररी चल जाएगा, परमानेंट। दूसरा सर क्या लिखा हुआ है? परमानेंट इनकैपेसिटी। सर परमानेंट इनकैपेसिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कोई पार्टनर बेटा कोमा में चला गया, क्या चला गया सर? तो परमानेंट डिसेबल हो गया वो, तो कोमा से कब बाहर आएगा वो ठीक थोड़ी है, ये सुन लो। कोई पार्टनर जो है बेचारा ऐसा पोजीशन, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि वो बिजनेस में कैरी ऑन कर ही नहीं सकता है, तो परमानेंट इनकैपेसिटी हो गया। तो कोई ऐसा बीमारी, कोई ऐसा फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया, ये सुन लो, तो भैया कोर्ट बोलेगा, बाकी पार्टनर पहले बोल देगा कोर्ट को, और कोर्ट फर्म को क्या कर देगा सर? फर्म बोलेगा सर वो जो हमारा पार्टनर है ना, वो अब इनकेपेबल है, वो अपना ड्यूटी को परस्यू नहीं कर सकता है, निभा, तो कोर्ट बोलेगा डिसॉल्व कर दो। क्या कर दो? तो पहला क्या हो गया सर? इनसैनिटी मतलब पागल। दूसरा क्या हो गया सर? परमानेंट इनकैपेसिटी। तीसरा क्या हो गया सर? ये बहुत इजी है सर, अगर कोई पार्टनर गिल्टी पाया गया, क्या पाया गया? गिल्टी मतलब दोषी करार ठहराया गया। क्यों? वो फर्म को बेटा या बाकी पार्टनर्स को धोखा दे रहा था, क्या कर रहा था? तो भैया अगर अदर पार्टनर चाहे सू करो, कोर्ट बोलेगा ओए चल निकल यहां से, तो मिसकंडक्ट के लिए भी निकाला जा सकता है। यस और वेयर पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्विंग इज गिल्टी ऑफ कंडक्ट व्हिच इज लाइकली टू अफेक्ट द प्रीजुडिशियली द अदर पार्टनर्स या कोर्ट को, तो कोर्ट बोलेगा भैया बिजनेस को क्या कर दो। तो अगर तुम ऐसा काम करता है इससे फर्म को या अदर पार्टनर को नुकसान हो, फर्म क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। कोर्ट ए बी सी, चलो, और उसमें से सी ने मिसकंडक्ट किया और बी तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन फर्म पहले डिसॉल्व होगा, फर्म को क्या करना पड़ेगा उसमें ना, रिकंस्टिट्यूशन है। क्यों बताओ? सी तो निकलेगा नहीं, सी बोलेगा हम तो क्या नहीं, मान लो भैया फ्रॉड जो होता है सीता, वो तो 5-10 रुपए का नहीं होता है, 30 लाख 40 लाख का होता है। अब तुमको पहले वो पैसा भी तो लेना पड़ेगा सी से, तो उस पैसा लेने के लिए तुमको सू तो करना पड़ेगा। एडमिशन रिटायरमेंट में सू करने का जरूरत क्यों नहीं होता? वो लीगल चीज है। क्या है? यहाँ पे तो कुछ इलीगल काम हुआ है, तो उसमें पहले तुमको कोर्ट को बीच में लाना पड़ेगा। कोर्ट बोलेगा रुको भैया पहले फर्म को डिसॉल्व करो, फिर वापस तुम लोग रिकंस्टिट्यूट करो। लेकिन
तो उस केस में पहले फर्म डिसॉल्व होगा, उसके बाद वापस से रिकंस्टिट्यूशन होगा। समझ रहे हो मेरा बात? क्योंकि वहां पे लीगलिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? एडमिशन रिटायरमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहां पे तुम लीगल काम कर रहा था, एडमिट हुआ, रिटायर हुआ। बट अगर कोई फ्रॉड का केस है तो वहां पे भैया कोर्ट आएगा ही आएगा। समझा मेरा बात? तुम अगर चाहो, तुमको अगर पता है सी दोषी करार है, सी अपना गलती एक्सेप्ट कर रहा है, सी अपना गलती, तुमको कोर्ट में जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तब तो फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगा निशिता। अगर आपस में म्यूचुअल सेटलमेंट हो गया, डिसॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। सी अपना पैसा दे दो, सी को अगर अपना बेइज्जती नहीं सहना है, सी अपना पैसा खुद दे देगा, फॉर्म को डिसॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं देगा तब तो ये अप्रोच करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं मेरा बात? नेक्स्ट क्या आ जाओ सर, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। क्या बोला मैंने सर? परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। अब ये ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्जांपल समझो, जैसे मान लो एम्बेजलमेंट मतलब होता है बेटा पैसा का हेरा फेरी, इधर उधर कुछ करना। कैश एम्बेजलमेंट होता है, पैसा का हेरी फेरी हो सकता है, गुड्स का एम्बेजलमेंट हो सकता है। दूसरा, अकाउंट्स मेंटेन हो रहा था वो गलत हो रहा था, प्रॉफिट दिखा रहा था 10 लाख मगर एक्चुअल में वो लोग प्रॉफिट कमा रहा था मान लो 30 लाख। कोई पार्टनर मैनिपुलेट कर रहा है, फर्म में मैनिपुलेट कर रहा है अपना प्रॉफिट, टैक्स कम दे रहा है। क्या दे रहा है? टैक्स कम दे रहा है, राइट। एक पार्टनर जो है वो ये सब काम कर रहा है। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, एक लिमिट होता है, इससे ज्यादा कैश को आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। अगर वो सब आप ज्यादा रख रहे हो कैश, अलाउ मतलब बैंक में जमा नहीं कर रहे हो, या फिर क्या हो गया, अगर रजिस्ट्रार बोल रहा है अकाउंट दिखाओ मगर तुम लोग अकाउंट नहीं दिखा रहा, तो ये सब हो गया परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। तो सर वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग विलफुल्ली और परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। भैया जो एबीसी 3 पार्टनर था ना, एबीसी कितना पार्टनर था? 3 पार्टनर। सी तो सू कर रहा है ना उन लोग को, सी को छोड़ के बाकी ए और बी, बाकी ए अदर देन द पार्टनर स्विंग, सी को छोड़ के बाकी ए और बी अगर जानबूझ के कोई ब्रीच कमिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैसा ब्रीच? फर्म का मैनेजमेंट को लेके गड़बड़ कर रहे हैं या फर्म के कंडक्ट को लेके, राइट। तो उस केस में वो लोग बेटा कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा हमारा फर्म को क्या करो? डिसॉल्व करो, राइट। तो ये सब केसेस है जहां पे ब्रीच करता है। कौन ब्रीच करेगा? जो कोर्ट के पास जाएगा वो ब्रीच करेगा। तुमको लगता है क्या कोर्ट के पास तो बेटा वही जाएगा ना जो बेगुनाह है, जो निर्दोष है। कोर्ट के पास वो कभी नहीं जाएगा जो फ्रॉड किया, राइट। तो उसको छोड़ के बाकी लोग अगर जाते हैं, जो फ्रॉड किया उसको छोड़ के बाकी लोग अगर कोर्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं सर ये सब हमको लग रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज आप हमारे फर्म को क्या कीजिए, वो मान नहीं रहा अपना गलती, तो हमको आपके पास आना पड़ रहा है, प्लीज हमारे फर्म को क्या कर दो। ये तुम तभी जाएगा ना जब सामने वाला नहीं मानेगा। मेरा बात समझ रहे हैं ना? सामने वाला नहीं जाएगा, यू हैव अ राइट टू गो टू कोर्ट। फर्म को एक बार डिसॉल्व कराओ, उसके बाद वापस से रिकंस्टिट्यूट करना है तो करो। समझा मेरा बात? अब सब में लिखा हुआ है तो क्या बोलते हैं, अदर देन द पार्टनर स्विंग, नहीं वो मे डिसॉल्व करके, हाँ मे मतलब ये आपस में फिक्स हो, आपस में कोर्ट चाहे तो कोर्ट को लग रहा है अगर कि नहीं बाकी जो पार्टनर सू कर रहा है वो लोग गलत बोल रहा है तो कोर्ट डिसॉल्व नहीं करेगा। हो सकता है, इसलिए मे डाला। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा इसका क्वेश्चन दिया देखो, एग्जांपल, इफ वन ऑफ द पार्टनर कीप्स एरनस अकाउंट, गलत अकाउंट मेंटेन कर रहा था, और एंड ओमिट टू एंटर रिसीप्ट्स, और देयर इज कंटिन्यूड क्वारल बिटवीन द पार्टनर्स, और देयर इज सच अ स्टेट ऑफ थिंग दैट इट डिस्ट्रॉयज म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें आपस का ट्रस्ट खराब हो रहा था। क्या हो रहा था सर? पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट होता है ना म्यूचुअल एजेंसी, अगर वही नहीं रहेगा ना कोर्ट बोलेगा, ध्यान रखो एग्जाम में आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ट्रू टेस्ट होता है क्या? नहीं होता है। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप हमेशा क्या होता है? म्यूचुअल। अग्रीमेंट होना भी कोई ट्रू टेस्ट नहीं है, बोला था ना, ट्रू टेस्ट हमेशा म्यूचुअल एजेंसी होता है। यहाँ पे तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं, उनका आपस में रोज झगड़ा होता है, एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है, कोर्ट क्या बोलेगा? बंद कर दो। यस और नो? छोटा मोटा झगड़ा ठीक है, रोज अगर झगड़ा होगा, मियां बीवी में रोज झगड़ा होगा, क्या होगा दोनों के बीच में? डाइवोर्स, शादी डिसॉल्व हो जाएगा। यहीं पे सेम चीज हो रहा है। अगर रोज झगड़ा करोगे ना कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्या कर दो? डिसॉल्व। एक दिन ठीक है समझ में आता है, मूड वूड खराब था, ठीक है, रोज तो नहीं। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पहले इंटरनल अफेयर ठीक होना होगा, उसके बाद एक्सटर्नल का सोचना। तुम इंटरनल ठीक करो कोई दिक्कत नहीं, एक्सटर्नल हम सपोर्ट करेंगे तुम। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सर? वेयर अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग, उनको छोड़ दो, बार बार तो यही वर्ड आ रहा है ना, जो पार्टनर सू करेगा वो तो नहीं ना जाएगा। मेरा पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट in the firm to a third party, हे भगवान, or has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue, the court may dissolve the firm at the instance of any other partner। सर क्या हो रहा है? कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट, कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसको दे दिया? किसी
थर्ड पार्टी को दे दिया। कौन पार्टनर? जो सू कर रहे वो नहीं, उनको छोड़ के कोई ऐसा पार्टनर है जो अपना इंटरेस्ट पूरा किसको प्रोवाइड कर दिया सर? थर्ड पार्टी। या फिर उसने अलाउ कर दिया कि उसका प्रॉपर्टी जो भी बेचेगा, कौन बेचेगा? कोर्ट। उसको हो सकता है भैया लग रहा है नहीं अब जो भी प्रॉपर्टी बेचेगा कौन बेचेगा, तो कोर्ट को तो बीच में आना पड़ेगा, तो इन दैट केस फर्म का डिसोल्यूशन कोर्ट पास कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर पार्टनर अदर देन स्विंग पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड, होल ऑफ द इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ, नहीं समझा सर? ए बी सी 3 पार्टनर था, एक थर्ड पार्टी है। कौन है सर? ए क्या किया? ए क्या किया? ए के पास पावर था 10 लाख का लोन देने का, बी के पास पावर था 10 लाख लोन देने का, और सी के पास भी पावर कितना था? पूरे फर्म का इंटरेस्ट कितना हुआ? 30 लाख। इन लोग को लोन देना है थर्ड पार्टी को। ए अकेला क्या किया? 30 लाख का लोन दे दिया बिना उससे पूछे। तो ए ने तो गलत काम किया। ए ने सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं दिया, ए ने पूरा फर्म का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। तू ऐसा क्यों करेगा भाई? नहीं कर सकता, फर्म डिसॉल्व करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं हो सकता। बी और सी से पूछता, उसके दो लोग का साइन वाइन लगता होता तब चलता, बिना किसी से पूछे तो अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर कर, पूरा फर्म का इंटरेस्ट किसको ट्रांसफर कर दे रहा है? अपना इंटरेस्ट चल जाएगा, फर्म का देखो क्या, वापस पढ़ो यार। अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ द इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी। पूरा का पूरा फर्म का इंटरेस्ट किसको दे दिया? थर्ड पार्टी को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। उसके अलावा सर फर्म का अगर कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो बिजनेस क्या कर दो? बंद कर दो। फर्म का अगर कंटिन्यूस लॉस हो रहा है बेटा, बिजनेस को क्या कर दो? और इसके अलावा सर अगर कोर्ट को लगता है नहीं यार जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, बंद कर देना चाहिए। क्या क्या जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है सर? पार्टनर जो आपस में बात ही, जिस टर्म्स में बात, मतलब द पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स बिटवीन देम, बात ही नहीं करते एक दूसरे से। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, बिजनेस का मेन सबस्ट्रेटम ही खत्म हो गया। बिजनेस जिस बुनियाद पे बना था वो बुनियाद ही क्या हो गया? खत्म हो गया, नहीं चलेगा। पार्टनर गैम्बलिंग करते हैं, मैनेजमेंट में डेडलॉक है, इंप्लॉइज आते ही नहीं है, इंप्लॉइज को सैलरी नहीं मिलता है, वेजेस नहीं मिलता है, क्या कर दो? बंद कर दो। समझा मेरा बात? ये सबसे अगर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, कोर्ट को लगता है तो कोर्ट क्या बोलेगा? बिजनेस को क्या कर दो? बंद कर दो। टोटल कितना पॉइंट हो गया सर? टोटल 7 पॉइंट हो गया। कितना पॉइंट हो गया? 7। जी को लेके 7 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था इनसैनिटी, दूसरा क्या था? मिसकंडक्ट, तीसरा क्या था? परमानेंट, चौथा यानी डिसेबल हो गया, कोमा फोमा में चला गया। नंबर नेक्स्ट परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में 3-4 बातें आ रही थी, याद है ना? क्या? एम्बेजलमेंट वगैरह। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉस और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। ये सारे पॉइंट है बेटा। अगर ऐसा कुछ भी होता है ये कोर्ट बोलेगा। ऊपर के पॉइंट में कोर्ट नहीं था कि अग्रीमेंट में हो रहा था उसमें कोर्ट आ रहा था, या सुनो, या वो 3-4 पॉइंट हो जाता, फिक्स पीरियड खत्म हो गया, पर्टिकुलर वेंचर खत्म हो गया, उसमें कोर्ट आ रहा था क्या? इन सब में कोर्ट आ जाएगा। समझा मेरा बात? ये 7 पॉइंट कोर्ट के लिए और ऊपर वाला जो 4 पॉइंट है वो किसके लिए? आपस में डिसॉल्व कर सकते हो। समझा? डिसॉल्यूशन बहुत भारी भरकम टॉपिक था, ये खत्म हो गया, मतलब इसका कोर्ट जो है वो कर सकता है। अब आ जाओ, हाँ आप निकल जाओ, लास्ट पार्ट है, इसको यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है? लास्ट का 10 मिनट यूट्यूब पे देख लेना। आ जाओ सर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन इज आवर लास्ट पार्ट। कौन सा पार्ट सर? लास्ट पार्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन सर, डिसॉल्यूशन अगर हो जाता है तो क्या होगा? सुनो ध्यान से। उस केस में कुछ पार्टनर्स का बेटा राइट्स और लायबिलिटीज का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसॉल्यूशन। सर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फर्म डिसॉल्व हो गया, पब्लिक नोटिस नहीं दिया, पार्टनर लायबल रहेगा। वापस बोलूं, इजी है। डिसॉल्यूशन के बाद आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस नहीं दे रहे और कोई लायबिलिटी बीच में आ जा रहा है, आपको भैया लायबिलिटी बियर करना पड़ेगा। तो आफ्टर डिसॉल्यूशन यू मस्ट हैव टू गिव अ पब्लिक नोटिस। क्या बोला? अदरवाइज आप क्या करोगे? लायबल रहोगे। आप क्या रहोगे? लायबल रहोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन प्रोवाइडेड दैट द स्टेट ऑफ अ पार्टनर हु डाइज or is adjudicated as an insolvent or a partner who not having been known to the person dealing with the firm or retired the firm। देखो सुनो, कोई पार्टनर बेचारा मर गया, फर्म डिसॉल्व हुआ, उसके आधा घंटा बाद उसको अटैक आ गया, क्या होगा? या कोई पार्टनर बेटा जो है इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? तो उसका स्टेट तो लायबल नहीं ना रहेगा, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो कोई पार्टनर डिसॉल्यूशन के बाद अगर इंसॉल्वेंट हो गया या कोई पार्टनर डिसॉल्यूशन के बाद मर गया बेटा, उसका स्टेट लायबल, बट बाकी जनरल पार्टनर्स का स्टेट हमेशा लायबल रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पहला पॉइंट हुआ। सर नोटिस अंडर सबसेक्शन में भी गिवन बाय एनी पार्टनर। नोटिस कोई भी दे सकता है यार। 6 को पार्टनर है, राम है, श्याम है, लक्ष्मण है, सीता है, उसके बाद भरत है और उसके बाद रावण है। 6 पार्टनर। कितना पार्टनर है?
6 पार्टनर। अगर रावण भी नोटिस देगा ना हे सीते मैं नोटिस देता हूं, चल जाएगा। समझा मेरा बात? अगर रावण भी नोटिस देगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन में बी गिवन बाय एनी पार्टनर, नोटिस कोई भी दे सकता है। क्लियर हो गया? ये सब थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, यूट्यूब पे डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्शन 45 हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। सेक्शन 45 हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। सेंसिटिव टॉपिक इतना सारा सोचो। अब इसका एनालिसिस क्या देखो सर, इससे क्या होगा, एक तो सबसे पहले थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन मिलेगा कि अगर फर्म नोटिस नहीं दिया ना, गलती फर्म का होगा, किसका होगा? थर्ड पार्टी को अपना जो क्लेम वो लोग दिया वो लोग मिल जाएगा थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन मिला। प्लस भैया इट ऑल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट पार्टनर ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म फ्रॉम लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टीज। अगर पार्टनर नोटिस दे दे तो पार्टनर को तो भला ही है, आने वाली लायबिलिटी के लिए पार्टनर जिम्मेदार। पार्टनर नोटिस दिया, थर्ड पार्टी नहीं पढ़ा, किसका गलती है? थर्ड पार्टी। तो प्रोटेक्शन किसको मिला? पार्टनर। और पहले वाले प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है? थर्ड। तो दोनों को प्रोटेक्शन मिल रहा है। नोटिस दे दिया तो पार्टनर का प्रोटेक्शन, नोटिस नहीं दिया तो थर्ड पार्टी का प्रोटेक्शन। समझा मेरा बात? देखो एक एग्जांपल पढ़ लेते। एग्जांपल है क्या आप लोग के उसमें? एक्स एंड वाई हु कैरीड ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, बहुत सदियों से वो लोग बिजनेस कर रहा था। तो एग्जीक्यूटेड लाया दिसंबर में, कोई डीड लाया कि हम लोग पार्टनरशिप को क्या कर रहे हैं सर, लेकिन वो लोग पब्लिक नोटिस नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अब 1 दिसंबर को वो लोग सोच तो लिया, लेकिन पब्लिक नोटिस ऑन December 20 X borrowed in the firm's name a certain sum of money from R। X ने किससे पैसा लिया? किस नाम से लिया? फर्म के नाम पे। और R को पता ही नहीं था कि लोग का फर्म क्या हो गया। तो मेरा एक सवाल है, समझो ध्यान से, बुक मत देखना प्लीज, अपना कॉमन सेंस से बताना। इधर देखो, X और Y 2 जन था, नोटिस गया कि नहीं गया? नोटिस नहीं गया ना, डिसॉल्यूशन का नोटिस तो नहीं गया। बिना नोटिस दिए क्या हुआ? आर से पैसा ले लिया। आर से क्या ले लिया? आर को पता ही नहीं है, क्योंकि आर को तो नोटिस ही नहीं मिला। मान लो वो लोन 20 लाख का था, बुक में कितना मैं भूल गया, लोन कितने का है? 20 लाख का है। कितने का है? माई क्वेश्चन, क्या आर वो लोन रिकवर कर पाएगा? पहला चीज बताओ, कर पाएगा? वेरी गुड। लेकिन अब मेरे सवाल है, आर लोन किससे ले पाएगा? एक्स से ले पाएगा, वाई से, या दोनों से? वेरी गुड, दोनों से, क्योंकि फर्म के नाम पे वो, ठीक है। और चाहता तो वाई भी नोटिस दे सकता था, कोई भी एक नोटिस देता, याद है मैंने बोला ना, काम हो गया। राम लक्ष्मण सीता रावण में अगर रावण भी नोटिस देगा काम, तो भैया एक्स और वाई में कोई भी नोटिस देगा चल जाएगा। ना एक्स दिया ना वाई दिया, और एक्स फर्म के नाम पे पैसा उठा लिया, वाई भी खत्म है। वाई का भी पैसा, वाई को भी पैसा देना पड़ेगा। समझा मेरा बात? ये देखो, इसमें देखो यार, अच्छा स्टूडेंट पढ़ने में भी गलती करता है, इतना एग्जाम के टाइम इतना फटाफट पढ़ते हैं। क्या लिखा सुनो, इन सच अ केस वाई वुड आल्सो बी लायबल। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है क्या एक्स लायबल होगा, क्या वाई लायबल होगा? तुम लोग तो खाली वाई लायबल हो। अरे भाई यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? वाई वुड ऑल्सो बी लायबल, मतलब एक्स तो लायबल होगा ही होगा, वाई भी होगा। एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछे वाई लायबल होगा तो हाँ होगा, एग्जाम में दोनों लायबल है। समझ रहे हैं? ये सब जो टेक्निकल चीज, एक चीज बता दो, सुन लो, वाई वुड ऑल्सो बी, एक्स तो लायबल है ही है, साथ साथ वाई भी लायबल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्या लिखा है सर? लेकिन हाँ सर कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है सर? There are exceptions to the rule stated in the above example, even where notice of the dissolution has not been given। नोटिस दिए बिना भी वो लोग लायबिलिटी से बच जाएगा थर्ड पार्टी का। हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स होता है, हर चीज का कुछ क्रिटिसिज्म्स होता है, इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। आपको नोटिस देना जरूरी है, नहीं दोगे तो लायबल होगे किसके अगेंस्ट में? थर्ड। लेकिन सर ये 2-3 केस है जहां पे आप बच जाओगे। सर क्या? सुनो, कौन कौन बच जाएगा? अगर कोई बेचारा पार्टनर मर गया ना, वो तो बेचारा ऐसे भी नोटिस नहीं दे सकता था, तो तुम क्या सोच रहे हो, उस पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एसेट लायबल हो जाएगा ना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेचारा कोई मान लो यार राम था, राम के मरने के बाद बेटा मान लो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव श्याम है। श्याम तो डेली अफेयर्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करता था, तो श्याम को कैसे पता होगा कि क्या लोन लिया जा रहा है कि राम तो मर चुका है। तो जो पार्टनर मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एक भी एसेट लायबल, पहला चीज। दूसरा, कोई पार्टनर ऐसे इंसॉल्वेंट है तो उसका स्टेट कहां से लायबल कर देगा? तो नहीं कर पाएगा, उसका तो एसेट है ही नहीं, तो उसका स्टेट भी लायबल। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, डॉर्मेंट पार्टनर, जिसको तो पता ही नहीं है कि हम लोग किससे डील करते हैं किससे नहीं करते, कि वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो डॉर्मेंट पार्टनर लायबल नहीं होगा कभी। डॉर्मेंट पार्टनर को पता ही नहीं हो तो आता ही नहीं बिजनेस, वो तो स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसका स्टेट भी लायबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 चीज लायबल नहीं होगा। पहला, जो पार्टनर मर गया उसका स्टेट लायबल नहीं होगा, जो दूसरा इंसॉल्वेंट है, और तीसरा जो डॉर्मेंट, उसको तो ऐसे भी नहीं पता कि किसके साथ डीलिंग होता है किसके साथ नहीं होता, तो वो भी लायबल। अच्छा, उसके बाद सर ये था क्या क्या लायबिलिटी आ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसॉल्यूशन। अपने टॉपिक ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनर का कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज है। तो अभी अपने लायबिलिटी पढ़ लिए ना, लायबिलिटी पढ़ लिया, अब अपने क्या पढ़ेंगे? राइट्स।
तो राइट्स वाला पार्ट है। ऊपर में पहले लायबिलिटी बताया, अब नीचे में क्या बता रहा है, राइट सर। राइट्स ऑफ अ पार्टनर टू हैव बिजनेस फाउंड अप आफ्टर द डिसॉल्यूशन। सर जब फर्म डिसॉल्व हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, हर पार्टनर या हर पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी इज एंटाइटल्ड इज as against all the other partner or the representative to have the property of the firm applied in payment of debt and liability of the firm and of the surplus। यार क्या, इधर देखो ABC 3 जन था, अभी एग्जांपल देता हूं फिर पढ़ा देता हूं। ABC 3 पार्टनर था, इन्होंने थर्ड पार्टी से लोन लिया था, कितने का, 5 लाख का। कितने का, फर्म डिसॉल्व करना चाहता है ना ये लोग, डिसॉल्व करो, लेकिन पहले, और मान लो फर्म का एसेट 10 लाख का है, कितने का है, तो पहले उस 10 लाख को यूटिलाइज करके क्या करो, 5 लाख चुकाओ। कितना बच गया, 5 लाख वो अपने में बांट सकता है। अच्छा, अगर मान लो सी मर जा रहा है उस बीच में, तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या, अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है, सबसे पहले आप डेट एंड लायबिलिटीज पूरा करो, उसके बाद जो बच रहा है सरप्लस आपस में बांट लो, या कोई अगर नहीं बचा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो। यही लिखा हो, देखो जो एग्जांपल बोला वही लिखा है सर। ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म एवरी पार्टनर या उसका उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर टू हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फर्स्ट अप्लाई इन द पेमेंट ऑफ फर्म अप्लाइड। मैं उसको फर्स्ट अप्लाई बोल रहा हूं कि पहले अप्लाई करना पड़ेगा, कहां पे, ऑफ द डेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, एंड उसके बाद जो सरप्लस बचा वो या तो पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव में बांट दिया जाएगा। इतना इजी तो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसमें क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। उसके बाद सर कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। सर जब फर्म डिसॉल्व हो जा रहा है तो ऑथोरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाई, है ना तुम लोग के बुक में, द ऑथोरिटी ऑफ ईच पार्टनर टू बाइंड द फर्म एंड अदर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सर ऑफ द पार्टनर कंटिन्यू नॉट स्टैंडिंग डिसॉल्यूशन। देखो सर अगर वाइंड अप हो रहा है, क्या हो रहा है सर, तो बाकी का जो पार्टनर का म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होता है ना, क्या होता है सर कि भैया अकाउंट देखना है, ये करना है, वो करना है, वो सर राइट्स वैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी सारा राइट्स अफेक्ट नहीं करेगा। यस और नो? सो फार एज नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड टू कंप्लीट ट्रांजैक्शंस बिगिन बट अनफिनिश एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। सर कोई ट्रांजैक्शन था, मैंने डेटर को 30 लाख का माल दिया था, कितने का, आज 28 फरवरी को मैंने डेटर को 30 लाख का माल दिया, कितने का। अब सर 3 मार्च को हम चाहता फर्म डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, तो भैया 3 मार्च को हम डिसॉल्व कर रहा है, उसके बाद अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है मेरे पास कि 15 मार्च को क्या कर दूं, डिसॉल्यूशन कर दूं, 15 मार्च के बाद मेरे पास राइट रहेगा कि मैं अपने डेटर से पैसा, हो सकता है ना मैं डेटर को 2 महीने का टाइम दिया था, तो डेटर 28 फरवरी से कब पैसा चुका था, 28 मार्च और 28, बट हालात कुछ ऐसे हो गए कि मेरे को 15 मार्च को क्या करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं 28 अप्रैल तक का पैसा, अब तुम उसको भी तो केस फाइल नहीं कर सकता है क्योंकि कितना महीने का टाइम है। तो भैया तेरा जो राइट्स है डिसॉल्यूशन के समय के बीच में जो पहले ट्रांजेक्शन एंटर किया था ना, उसको तुम पूरा कर सकता है। समझा मेरा बात? वो अफेक्ट नहीं करेगा, जितना पैसा लेना था वो देना पड़ेगा, जितना पैसा क्रेडिटर को तुम चुकाने के लिए अगर टाइम लिया होगा ना तो तुमको उसके बाद भी चुकाना। जैसे मान लो तुमने किसी क्रेडिटर को बोला 30 लाख दीजिए 3 महीना के लिए, और 28 फरवरी का घटना है, 28 मार्च 28 अप्रैल 28 डिसॉल्व हो भी जाएगा ना, तो भी तुमको उस 3 महीने के अंदर वो चुकाना पड़ेगा। कोर्ट बोलेगा सुनो डिसॉल्व कर दो, एक्टिविटीज बंद कर दो, मगर अभी हम तुम्हारा नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे, पहले क्रेडिटर्स को चुकाओ, उसके बाद ही तुम्हारा नाम क्या करेंगे, स्ट्राइक ऑफ करेंगे। समझा मेरा बात? यही सब चीज लिखाओ, ये तो हो गया, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, खत्म क्या। सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप सर आ जाओ, ये लास्ट पार्ट आई थिंक ना, मोड के बाद पेमेंट है, पेमेंट ऑफ फॉर्म डेट, ठीक है आ जाओ। तुम लोग बोला सर 5 मिनट का है सर, 1 पेज बाकी है सर। सर 9 बजे से पहले खत्म हो जाए। सबसे पहले अगर तुमको फर्म डिसॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या क्या होगा सुनो ध्यान से। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स बी ऑब्जर्व। सबसे पहले लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली सर इफ नेसेसरी बाय द सर अगर लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है सर, लॉस, उनका कैपिटल का भी भरपाई नहीं हो पा रहा है सर, तो सबसे पहले कैसे कैसे पूरा होगा सुनो सर। जो लॉस है ना उसका भरपाई कहां से होगा, सबसे पहले प्रॉफिट से भरपाई होगा। कहां से भरपाई होगा, बिजनेस का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट कम पड़ गया ना तो उनका कैपिटल से भरपाई करना पड़ेगा। कहां से भरपाई करना पड़ेगा, मतलब तुमको किसी को पैसा चुकाना है, किसी को पैसा, तो सबसे पहले प्रॉफिट से चुकाओ, उसका वो कम पड़ गया बेटा, अगर वो कम पड़ गया तो उनका कैपिटल से चुकाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर जरूरत पड़ा ना सर तो इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रोपोर्शन विच दे वर एंटाइटल्ड शेयर प्रॉफिट, जिस रेशियो में लोग प्रॉफिट शेयर करने वाला था उस रेशियो में उस लॉस का भरपाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एसेट्स ऑफ द फर्म कैसे कैसे अप्लाई करेगा सुन लो, ये लाइन से ये एग्जाम में आता है, सर सबसे पहले फर्म का एसेट्स को तुम यूज करेगा बाहर वाले को चुकाने के लिए, क्या बोला, उसके बाद पार्टनर को चुकाया जाएगा, क्या चुकाया जाएगा, जो व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल, राइट, उसके बाद पार्टनर को वापस चुकाना पड़ेगा रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ
कैपिटल ड्यू टू हिम। देखो क्या लिखा है, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो क्या लिखा है। पहला है कि एसेट्स आप चुकाओगे सबसे पहले थर्ड पार्टी का डेट्स के लिए, किसके लिए? उसके बाद क्या है, तुम्हारे बुक में बी और सी दोनों पॉइंट दिया हुआ है तो अलग अलग। उसके बाद बी लिखा हुआ है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल मतलब सर क्या हो रहा है, अगर कोई फर्म को सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्रेडिटर आता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में सर पार्टनर का कैपिटल भी आता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी पार्टनर कैपिटल आ जाए, मतलब वो ज्यादा पैसा उठा लिया। क्या बोला मैंने? ज्यादा पैसा उठा लिया, ये भी तो हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्रेडिटर को चुकाएगा, क्या चुकाओगे सर? क्रेडिटर को चुकाओगे। उसके बाद सर पार्टनर को चुकाओगे व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। इधर देखो, जो पैसा पार्टनर से मिलेगा उन दोनों का सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब समझो ए का कैपिटल है मान लो 1 लाख का, कितने का सर? और सर बैलेंस शीट में सर ए का कुछ करंट अकाउंट भी एसेट साइड में 20,000 का, कितने का? तो ए का कैपिटल अकाउंट है जो ए को मिलेगा और ए का करंट अकाउंट है जो ए को चुकाना पड़ेगा। उन दोनों को बी और सी बोला सेट ऑफ कर लो। क्या कर लो? सेट ऑफ करके ए को जितना चुकाना है चुका दो। अभी ए को चुकाना पड़ेगा तो कितना चुकाना पड़ेगा? 80,000। तो वो दोनों का आपस में सेटल हो जाएगा। व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा सर? सेट। उसके बाद अगर कुछ बचता है ना तो वो किस में चला जाएगा? पार्टनर में चला जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी, फिर रेटेबली टू पार्टनर ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल एंड ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड द सरप्लस शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चारों पॉइंट याद होगी। पहला वापस बोल रहा हूं, पहले टू द थर्ड पार्टी, नंबर 2 टू द पार्टनर रेटेबली ऑन द बेसिस ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एंड ड्यू टू हिम फ्रॉम कैपिटल। 2 पॉइंट है बी और सी। और पॉइंट नंबर डी क्या हुआ सर? जो सरप्लस बचे वो किस में बांट दो? पार्टनर में बांट दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही पूरा ये एनालिसिस करा नहीं रहा हूं। एनालिसिस है क्या तुम्हारे बुक में? नहीं है ना? एग्जांपल है ये 5 नंबर है क्या? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। एक्स मर गया, क्या हो गया सर? अब पता चला सर कि एक्स जो कितना पैसा दिया था? 6,60,000 टू द कैपिटल ऑफ फर्म, और वाई खाली कितना दिया था? अच्छा, फर्म का एसेट्स कितना है सर? तो अब जो डेफिशिएंसी तुम खुद समझो सर, कितना चुकाना बाकी रह गया पार्टनर को? एक्स का कैपिटल 6,60 था, वाई का कैपिटल 40,000 था, टोटल पार्टनर कैपिटल कितना है? बट फर्म का एसेट्स कितना है सर? तो चुकाने के लिए सर अब 5 ही लाख ना बचा है सर। वो 5 लाख का 5 लाख जो सर वो दोनों इक्वली बियर करेगा। कौन कौन सर? वाई और एक्स। एक्स का स्टेट मतलब एक्स का तो मर चुका है ना, तो एक्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव का स्टेट। समझा मेरा बात? और ये लास्ट पार्ट है, राइट? पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स। क्या बोला मैंने? देखो फर्म का डेट समझ रहा है क्या होता है सर? फर्म का डेट्स, और सेपरेट मतलब पार्टनर का इंडिविजुअल डेट्स। ये दोनों बात हो रहे सर, सुनो ध्यान से। वेयर देयर आर जॉइंट डेट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म। ड्यू किसी व्यक्ति को पूरे फर्म से पैसा मिलना, ये भी हो सकता है, या किसी व्यक्ति को किसी पार्टनर से भी पैसा मिलना हो सकता है। अगर पूरे फर्म से पैसा मिलना बाकी है तुमको, वो हो गया जॉइंट डेट। क्या हो गया? मगर तुमको किसी पार्टनर से पैसा मिलना बाकी है, वो हो गया सेपरेट डेट। क्या हो गया? तो इसका क्या चक्कर है सुन लो। 2 पॉइंट पहले याद रखो सर। जो फर्म का प्रॉपर्टी है ना सर, वो अप्लाई होगा सबसे पहले पूरा फर्म का डेट चुकाने में। नहीं समझा? फर्म का प्रॉपर्टी से फर्म का डेट चुकाया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर अगर कोई सरप्लस बचता है डेट चुकाने के बाद, तो उसके बाद शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ सेपरेट डेट्स और पेड टू हिम। उसके बाद जो शेयर ऑफ ईच पार्टनर है वो अप्लाई होगा, उसके बाद सेपरेट डेट्स यूज होगा। मतलब पहले फर्म का डेट से फर्म का लायबिलिटी, उसके बाद अब सरप्लस बच रहा है तो सर क्या होगा सर? शेयर ऑफ ईच पार्टनर अप्लाई होगा उसका सेपरेट डेट चुकाने के लिए। मतलब सर पहले फर्म का डेट से फर्म का लायबिलिटी, फिर जो सरप्लस बचा है उसके बाद उससे क्या होगा? वो तो होगा। उसके बाद पार्टनर का जो सेपरेट डेट्स है वो उनके सेपरेट डेट्स को चुकाने में काम आएगा। समझा मेरा बात? उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट्स एंड सरप्लस जो इन द पेमेंट ऑफ सर। नहीं समझा? इधर देखो तो ए ने कोई डेट लेके रखा था 6 लाख का, कितने का? ए का प्रॉपर्टी है 8 लाख का, कितने का? तो ए पहले अपना सेपरेट डेट चुका देगा। कितना कितना बचा? अब वो 2 लाख यूज हो जाएगा बाद में फर्म का डेट चुकाने में भी। मेरा बात समझा? अगर तुम अपना सेपरेट डेट चुका देते हो तो तुम्हारा जो बच गया पैसा वो कहाँ यूज हो जाएगा?
पॉइंट नंबर बी देखो क्या लिखा है, द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी फर्म। मेरे एग्जांपल में ए के पास कितना का प्रॉपर्टी था, 8 लाख। बी अप्लाइड फर्स्ट इन द पेमेंट ऑफ सेपरेट डेट। लॉजिकल है, तुम्हारा सेपरेट डेट सेपरेट ही लिख चुकेगा, और उसके बाद अगर सरप्लस बचा इन द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म। ये बहुत अच्छा, पूछो क्यों ऐसा, फर्म का क्यों है? अरे भाई फर्म का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, तो अगर तुम किसी बाहर वाले को नहीं देगा तो तेरा पर्सनल एसेट भी लायबल हो जाएगा। एक का पर्सनल एसेट कितना का बचा हुआ है, 2 लाख, तो यानी बाहर वाले को भी देना पड़ेगा एक को। तो सबसे पहले फर्म का डेट से, फर्म का प्रॉपर्टी से फर्म का डेट, यस और नो, फर्म का डेट नहीं बाहर वाले का, फर्म का डेट। उसके बाद जो बच रहा है सर उसके क्या होगा सर, शेयर ऑफ ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू द पेमेंट ऑफ सेपरेट डेट्स। और उसके बाद जो बच गया, ठीक है, अगर और भी बचा है तो पार्टनर का अगर कुछ प्रॉपर्टी बच भी गया तो उसको यूज करेगा कहां पे, फर्म का डेट चुकाने में यूज करेगा। समझा? एक एग्जांपल पूछूं तुम लोग से, जैसे मान लो फर्म का डेट से 10 लाख का, कितने का, फर्म का डेट से 10 लाख का, ये फर्म का डेट है। उसके बाद फर्म का खुद का लायबिलिटी भी है 12 लाख का, कितने का, 12 लाख का फर्म का लायबिलिटी है। अच्छा, ये हो गया फर्म का डेट। उसके बाद मैं बोलूं पार्टनर का, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, ठीक है। कुछ ए का सेपरेट डेट है बेटा 2 लाख का, और बी का सेपरेट डेट कितना है। अच्छा, कुछ सेपरेट प्रॉपर्टी भी देता हूं तुम लोग को। ए का सेपरेट प्रॉपर्टी है बेटा 1 लाख का, और बी का सेपरेट प्रॉपर्टी कितने का। चलो सबसे पहले क्या करेगा, फर्म का डेट से फर्म का लायबिलिटी। मैं बोलता हूं सर फर्म का डेट, सॉरी फर्म का डेट, मैं यार क्या बोलूं, फर्म का डेट, इसको मैं एसेट कर दे रहा हूं, मैं इसको लायबिलिटी रख रहा हूं, इसको एसेट कर रहा हूं, ठीक है। फर्म एसेट बोलो, फर्म प्रॉपर्टी बोलो, बात तो चलो। फर्म का प्रॉपर्टी 10 लाख का, फर्म का लायबिलिटी 12 लाख, तो मैं बोलूं पहले ये सेट ऑफ हो जाएगा, प्रॉपर्टी 0 बचेगा, लायबिलिटी फिर भी बच जाएगा कितने का, ये हो गया। अब दिमाग में रखो फर्म का लायबिलिटी कितना बच गया। अच्छा, अब सेपरेट डेट चुकेगा, पहले ए का सेपरेट डेट 2 लाख का, सेपरेट प्रॉपर्टी कितना है, इसका मतलब सर, इसका मतलब ए का सेपरेट डेट अभी बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ए का प्रॉपर्टी 0। अब ये जो बी का प्रॉपर्टी बच जाएगा, देखो बी का डेट 3 लाख का था, बी का प्रॉपर्टी 7 लाख, तो बी का प्रॉपर्टी बच जाएगा कितना। अब ये 4 लाख में पहले नहीं, पहले 4 लाख में, हाँ ये 2 लाख चुकाओ, ये 2 लाख, ये 0 हो गया, ये कितना बचा सर, अब ये 2 लाख बचा, और ये इसका सेपरेट डेट रह गया, क्या ये चुक जाएगा क्या सर। ये सवाल लास्ट में सर, बी का सेपरेट प्रॉपर्टी बचा है और ए का सेपरेट डेट अभी चुकाना बाकी है क्या। एक पार्टनर दूसरा पार्टनर मेरा सवाल भी क्या एक पार्टनर दूसरा पार्टनर डेट चुका देगा क्या, चुका देगा, बाद में उससे पैसे लेंगे। बस। बट ये जरूरी नहीं है, लेकिन ना आपस का म्यूचुअल एग्रीमेंट में, ये सेपरेट डेट था, सेपरेट प्रॉपर्टी था ना, ठीक है, तो ये चुकाया जा सकता मगर आपस में सेटलमेंट। बट इतना जो बोला वो तो कंपलसरी है। अब समझ में आया एग्जांपल, ये जो बोला वो तो कंपलसरी है, मगर उसके बाद वो वाला कंपल्शन नहीं है। वो अगर आपस में बातचीत होता है कि हाँ एक बार चुका दो बाद में रिम्बर्स कर देंगे, बट एक का रिम्बर्समेंट करने का औकात नहीं होगा। पूछो क्यों, उसका सेपरेट प्रॉपर्टी खत्म हो गया। तुमको लगता है बी चुकाएगा, तो क्यों चुकाएगा, समझा मेरा बात, ठीक है, खत्म।